Good morning. My name is Shravan Kadam, and today I'm here to talk about a crucial legal remedy known as suit for declaration with consequential relief of permanent injunction. If we talk about this, ये एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में है। एक सूट प्लेंटिफ प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने और एक he seeks for an declaration which is consensual relief मतलब एक लीगल रेमेडी इन फॉर्म ऑफ मनी और इन फॉर्म ऑफ एनी प्रोवाइडेशन ऑफ परमानेंट इंजंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोर्ट कब थिंग्स परमानेंटली इंजंक्शन प्रोवाइड करता है। हमारा आज का एजेंडा है डेफिनेशंस, लीगल बेसिक्स, पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस है जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के हैं जो ये एजेंडा हम लोग फॉलो करेंगे। एक टेम्पलेट है जो मैंने बनाया है, मतलब रेफर किया है फ्रॉम गूगल टू शो हाउ अ एक्चुअल सूट कैन बी सीन इन रियलिटी। और इसमें इसके बारे में एक केस लॉ भी है जो मैंने प्रेजेंट किया है और एक समरी और एक क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर्मेट है। Now, our first definition for a suit for declaration. Now, I will explain three definitions like declaration, consensual relief और permanent injunction. इन तीनों में क्या क्या differentiation है? Now, first we'll start about declaration. A suit for declaration is a legal action. मतलब एक plaintiff एक plaint present करता है कोर्ट के सामने for seeking a declaration or judgment regarding जो उसका जो legal violation हुआ है, उसका जो right violate हुआ है, he is he is seeking for legal right status और relationship। मतलब हम लोग अगर कोई कोर्ट में प्रेजेंट करता है कोई चीज़ तो हम लोग सीख करते हैं कि हमें उसका एक रेमेडी मिलनी चाहिए फ्रॉम द कोर्ट इन अ फॉर्म ऑफ लीगल पोजीशन और राइट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। Now the second point is definition of consequential relief. Now consequential relief मतलब क्या है? जो अगर कोई एक कोर्ट ने जजमेंट पास किया है और या फिर डिक्री पास हुआ है तो एक जो पिटिशनर है वो एडिशनल रेमेडीज सीख करता है कि मुझे एडिशनल रेमेडीज भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ शाहरुख खान एंड सलमान खान बोथ आर फ्रेंड्स, बट शाहरुख खान के घर में सलमान खान बहुत दिन से रह रहा है, एटलीस्ट 7-8 मंथ से। एंड नाउ शाहरुख सेज कि ये घर मेरा है और मुझे सलमान को बाहर निकालना है, बट सलमान सेज कि नहीं, ये घर मेरा है और ये मुझे ही मिलना चाहिए। नाउ इन दिस केस शाहरुख और सलमान एक पिटिशन फाइल करते हैं, मतलब शाहरुख पिटिशन फाइल कर रहा है एज अ प्लेंटिफ एंड वो कोर्ट 1.5-2 साल लगते हैं उस जजमेंट को पास करने के लिए। नाउ शाहरुख इज लाइक जो महीने वो रहे हैं, सलमान जो रहा है इतने मन से और जो मुझे इतना वेट करना पड़ा है इस चीज़ से, तो मुझे एडिशनल रेमेडीज चाहिए कोर्ट से। तो उस टाइम पे कोर्ट एडिशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, लाइक मनी होगा या फिर जो भी डैमेजेस है जो शाहरुख खान को लगे हैं at the time of this process, then court will give additional remedies for actions ordered by the court in form of a penalty। परमानेंट इंजंक्शन मतलब एक फाइनल ऑर्डर when the plaintiff and defendant's dispute is been solved, after that court gives an permanent injunction मतलब स्टॉप, जहाँ पे डिफेंडेंट को बताया जाता है कि आप इसके बाद कोई भी चीज़ या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे जहाँ जिससे प्लेंटिफ को कोई इंजरी पहुंचे। तो फाइनल ये ऑर्डर देता है कोर्ट थ्रू which is issued by before the trial which is issued before the trial। एक टेम्पररी भी हो सकता है या फिर एक परमानेंट भी हो सकता है। इट इज इशूड आफ्टर अ फुल ट्रायल ऑन द परमिट्स ऑफ द केस। ये फुल ट्रायल के बाद ही हो सकता है।
नाउ आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट लीगल बेसिक्स, मतलब जो जो सेक्शंस इस पूरे प्रोसीजर में फॉलो होते हैं। फॉर सूट फॉर डिक्लेरेशन, सेक्शन 34 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स, सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री, जो कोई भी प्लेंटिफ इस सेक्शन को यूज करते हुए कोर्ट से एक डिक्री पास करके ले सकते हैं, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 34। फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन, सेक्शन 36 टू 42 में बताया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 1963 में, प्रोवाइड फ्रॉम द ग्रांट ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट इंजंक्शन। इसमें परमानेंट और टेम्पररी बोथ का स्पेसिफिकेशन दिया गया है। और ऑर्डर 39 of CPC 1908 contains provision relating to temporary and perpetual injunction। इस जब कोई भी प्लेंटिफ अगर पिटीशन फाइल करता है कोर्ट के सामने और अंडर सेक्शन 34 और परमानेंट इंजंक्शन चाहता है सेक्शन 36 टू 42, देन ये सब कोर्ट अंडर प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कंटेन्स ऑर्डर 39 को यूज करते हुए कोर्ट एक डिक्री पास करेगा। नाउ पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से पार्टीज है जो इन्वॉल्व होंगे? तो यहाँ पे दो लोग होंगे, एक प्लेंटिफ होगा एक डिफेंडेंट होगा एज यूजुअल। नाउ वी नो दैट प्लेंटिफ इज द पर्सन हु इज सीकिंग फॉर अ लीगल राइट और लीगल स्टेटस इन अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, जो कोई भी डिफेंडेंट को परमानेंटली स्टॉप करना चाहता है। और डिफेंडेंट हम लोग जानते हैं जो parties against whom the suit is been filed. So here are the two instances. Now we will talk about circumstances under which the suit can be filed. There are under declaration, if the dispute is uncertain, मतलब जहाँ पे लीगल एक्शन या लीगल राइट अवेलेबल ही नहीं है, क्लैरिफिकेशन वहाँ पे नहीं है कहाँ पे भी, तो कोर्ट से हम लोग डिक्लेयर एक पास करके ले सकते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं, मतलब जहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट होने से पहले ही हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी एक प्रिवेंटिव मेजर दिया है कि अगर ऐसे डिस्प्यूट अराइज हुआ इन फ्यूचर तो एक राइट और स्टेटस दोनों अवेलेबल है उसमें। और एक परमानेंट इंजंक्शन, अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन क्या है? सर्कमस्टेंसेस लाइक वहां पे थ्रेटनिंग होना चाहिए, मतलब ऑफ थ्रेटन, अगर कोई ए बी को थ्रेटन करता है टू डू अ सर्टन एक्ट, वहां पे परमानेंट इंजंक्शन लागू होगा। और कंटिन्यूइंग वायलेशन ऑफ राइट्स या फिर प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और डैमेजेस। कंटिन्यूइंग वायलेशन मतलब अगर कोई ए बी को या उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसके मूवेबल प्रॉपर्टी में वायलेशन कंटिन्यूसली हो रहा है फॉर अ कपल ऑफ टाइम, वहाँ पे हम लोग परमानेंट इंजंक्शन यूज कर सकते हैं। या फिर प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और डैमेज, वहाँ पे जहाँ पे ए और बी रिलेटिव्स है तो ए हर बार वेस्ट अपना नेबर मतलब बी के प्रॉपर्टी में फेंकता है, तो उस टाइम पे हम लोग परमानेंट इंजंक्शन पास करके दे सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। नाउ विल टॉक अबाउट कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड, मतलब अगर कोई प्लेंटिफ अपना एक जो डिस्प्यूट है वो प्रेजेंट करना चाहता है कोर्ट में, तो ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। द कंडीशंस आर लाइक देयर मस्ट बी अ एग्जिस्टिंग लीगल राइट, मतलब एक लीगल राइट अवेलेबल होना चाहिए उस चीज़ को पहले तो। और दूसरा है उसका वायलेशन होना चाहिए राइट का, प्लेंटिफ का। और जो हार्म है उसके लिए कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है ही नहीं, मतलब कोर्ट के बाहर अगर आर्बिट्रेशन थ्रू वो सॉल्व हो सकता है देन इट इज़ अ रेमेडी, बट वो उस जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है ही नहीं तो हम लोग वो कोर्ट में कंसिडर करेंगे ना। फॉर परमानेंट इंजंक्शन, लाइकलीहुड ऑफ हार्म, मतलब जो थ्रेटन हो रहा है या फिर किसी को लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और उसमें अदर सॉल्यूशन अवेलेबल है ही नहीं, तो हम लोग उस पॉइंट पे कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे ये चीज। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ सूट। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट आपको दिया है जहाँ जहाँ पे डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन सूट्स है। इसमें अगर आप इस हाइपरलिंक को ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाउ अ ड्राफ्ट इज बिन प्रॉपरली ड्राफ्टेड। जहाँ इसमें
एक ड्राफ्ट है जहाँ पे कोर्ट फीस है, लाइक जहाँ जो प्लेंट फाइल करता है, एक सर्विस नोटिस है टू द डिफेंडेंट, फिर कोर्ट डिफेंडेंट से रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं, कोर्ट हियरिंग कैसे होता है, जजमेंट्स कैसे होता है, डिक्री और ऑर्डर कैसे पास होता है, फिर एनफोर्समेंट्स कैसे होता है। यहाँ पे सब चीज़ इस टेम्पलेट में मैंने प्रोवाइड किया है। अब मैं आपको एक केस लॉ बता रहा हूँ जो सुनील कुमार बैनर्जी एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस अमित अमृत बनस्पति को लिमिटेड के बारे में है। इस केस में क्या हुआ है कि जो हम लोग ए और बी ऐसे अज्यूम करते हैं, सुनील एज ए एंड अमृत एज बी, और जो ए है वो एक रियल ओनर है ऑफ अ ट्रेडमार्क कॉल्ड चार मीनार, एंड वो ये ट्रेडमार्क यूज करते हैं इन रिलेटेड टू द बिजनेस एंड सेलिंग ऑफ सिगरेट्स। और जहाँ पे बी अमृत जो ये चार मीनार ट्रेडमार्क है सेम यूज करते हैं कुकिंग ऑयल प्रोडक्ट के लिए। नाउ ए ने मतलब सुनील ने अमृत को एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के हिसाब से एक प्लेंट प्रेजेंट किया कोर्ट में कि जो ट्रेडमार्क ये डिफेंडेंट यूज कर रहा है। नाउ कोर्ट ने ग्रांट किया एक परमानेंट इंजंक्शन इन फेवर ऑफ सुनील कि जो डिफेंडेंट है वो सब चीज़ें रिस्ट्रेन करेंगे और इस ट्रेडमार्क को कभी यूज़ नहीं करेंगे। नाउ की डिसीजन इस केस लॉ से बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग परमानेंट इंजंक्शन तभी देंगे जब कोई कंडक्ट, नेचर ऑफ इंजुरी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो लाइकली टू हार्म द प्लेंटिफ है, तभी हम लोग ये सूट को कंसिडर करेंगे। नाउ लास्टली वी विल टॉक अबाउट समरी। समरी में कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ इंक्लूड में हम लोग मैंडेटरी इंजंक्शन भी होते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होता है, एंड अदर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है। नाउ मैंडेटरी इंजंक्शन मतलब क्या है कि एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द पार्टी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट। एक ऑर्डर पास होता है कोर्ट के इसमें से कि आपको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना ही है, लाइकली कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में हुए, मतलब इंटरफेयर है उनका कि ए विल सप्लाई गुड्स टू बी एंड नाउ बी डजंट परफॉर्म द स्पेसिफिक एक्ट, मीन्स ही डजंट प्रोवाइड द गुड्स टू ए। यहाँ पे ए ने उसका पेमेंट किया है पर बी ने अप ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ऑर्डर पास करता है और वो परफॉर्म करने के लिए बी को बाउंड करता है। नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस लाइक कंपेलिंग अ पार्टी टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस होता है। यहाँ पे होता है कि एक पार्टी को ऑर्डर कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है और पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ता है। Appointment of a receiver. A person is appointed by the court to manage property or businesses और other circumstances के हिसाब से होता है। Now we will talk about permanent injunction क्या होता है। Permanent injunction मतलब एक कोर्ट डिक्री पास करता है, मतलब एक फुल ट्रायल होने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद, एक जजमेंट पास होने के बाद एक कोर्ट ऑर्डर पास करता है that prohibits a party from performing certain acts indefinitely. This includes actions, trespassing of property, using intellectual property, like trademark and everything, name, each and everything. यहाँ पे की डिसीजंस हम अगर बात कर रहे हैं तो जो मतलब किस नेचर का होना चाहिए वो सूट, तो मतलब कोर्ट अपने फेवर में ये चीज़ सुन के लेंगे तो नेचर ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए उस केस में, रिलीफ सॉर्ट होना चाहिए वो केस, ग्रांट ऑफ रिलीफ भी होना चाहिए, कंसिडरेशन बाय कोर्ट होना चाहिए वो, ना कि वो कोर्ट का टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो जजमेंट एंड डिसीजन में भी वो बिलोंग होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हो रहे हैं तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्सेंशुअल रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शन होता है। Now, if you have any questions, please mail me on shravankadam03@gmail.com, and I would be happy to take any questions if you have. Please mail me.
So that's it from my side, guys. Thank you for your attention and participation till now, and I hope you liked it. Thank you.